आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे। कई बार हमने बात की है, ढेरों लेक्चर्स मैंने लिए हैं, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। अभी आपको बता दो, सिर्फ गोवा में ही है। गोवा ही जो पहला स्टेट है हमारा गोवा, वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा। गोवा में इसलिए भी है क्योंकि गोवा पुर्तगालियों के अंदर रहा, ठीक है, पुर्तगीज के अंदर रहा, और जब मुश्किल थी, ठीक है, हालांकि वहां पे भी दिक्कत बहुत ज्यादा हुई, बट फिर भी गोवा काफी एडवांस्ड स्टेट रहा है, तो वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। मैं बिल्कुल पक्ष में हूं इसके। जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तब से मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के एकदम पक्ष में हूं कि इसको तुरंत लागू करना चाहिए। इसकी वजह से दिक्कतें हैं। B.R. अम्बेडकर ने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से इस्तीफा दे दिया था, आपको पता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से B.R. अम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। फिर जवाहरलाल नेहरू जो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू कोड बिल है, वो लेके आए। मुस्लिम्स में अभी ट्रिपल तलाक तो खत्म हुआ, बट वहां पे देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट ब्रिटिशर बोले कि भाई देखो, हमको चाहिए पैसा, और हमको फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, पैसा दो। लेकिन बाद में उनको पता चला नहीं, दिक्कत है यहाँ पे, भारत सोने की चिड़िया तो, बट सोना लूटना है। तो वो लॉ तो लेके आए, IPC, CRPC सब लेके आए, लेकिन उन्होंने एक चीज बोल दी कि भाई देखो, ये जो तुम्हारे कस्टम्स हैं, रिलीजियस कस्टम्स हैं, जो तुम्हारा कल्चर, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो तुम्हारा अलग है, हमारा अलग है। एक मिनट रुको जरा। हाँ ठीक है। तो अरे सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली भाई, सबको हैप्पी दिवाली। आई है दिवाली, सुनो जी घरवाली। तो अच्छे से दिवाली मनाना भैया, पूजा वूजा करना, पटाखे कम छोड़ना, ठीक है, बहुत ही कम, जितना कम हो सके, क्योंकि पोल्यूशन आपको देख ही रहे हो। तो हाँ, तो रिजाइन कर दिया था। तो मैं कहाँ था, मैं एक्चुअली भूल भी गया। तो फिर अब यही है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, बट ब्रिटिशर ने कहा कि भाई देखो, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और तब से ये ऐसे ही चला रहा है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये लटका हुआ है। अब देखिए, जो संविधान करता थे, जिन्होंने संविधान लिखा, उसको इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला। वाह बेटा वाह। DPSP के सारे प्रोविजंस जो हैं वो वैसे किसी ना किसी फॉर्म में इंप्लीमेंटेड हैं। अगर आप देखो, वो कानून बना के राज्यों ने अपने हिसाब से काम चलाया है, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। आर्टिकल 44। अब DPSP आपको पता ही है कि जब राज्य उतना सक्षम हो जाएगा, जैसे मान लो कि 3 बेटे हैं, अब मैंने 2 बेटे बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तीसरा बेटा इतना भी सक्षम नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि बेटा जितना दोनों बच्चे पैसा कमाना है, उतना ही पैसा तुमको कमाना है। तो तीसरा वाला बोलेगा पहले मैं सक्षम तो हो जाऊं। तो DPSP ऐसे ही है, ये तीसरा बेटा है कि जब सक्षम हो जाएंगे तब अपने हिसाब से राज्य लॉ को पारित करेंगे। तो ये जस्टिसिएबल नहीं है, पता है ना कि DPSP आर नॉट जस्टिसिएबल। ऐसा नहीं कि कोर्ट में, भाई संविधान में किसी भी चीज का उल्लंघन होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, आप चले जाओ कोर्ट। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई चीज नहीं लागू है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। वो जानबूझ के ये प्रावधान डाला जाता है, वरना सबके सब बुरी हालत, सबके ऊपर मुकदमे चल रहे होते। सरला मुदगल केस, सायरा बानू केस, बहुत सारे ऐसे केस हैं, ठीक है, जिसमें हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, शाह बानो तो आपको पता ही है किस तरीके से, पता है, राजीव गांधी वो तुष्टिकरण के पेंडुलम पे ऐसा सवाल हुए कि फिर वो वापस ही नहीं आ पाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उत्तराखंड जो है वो दूसरा राज्य बनने वाला है। दोस्तों, हमने साल की सबसे बड़ी सेल चलाई है, परसों तक ये सेल चलेगी, 50% ऑफ है। ये साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। हमारे जो UPSC कोर्स है वो 11,000 का आपको मिलेगा, जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स रहता है। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 150 का, डार्क साइकोलॉजी, जितने भी नॉन एकेडमिक कोर्सेज हैं, NLP और साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल की ऑलरेडी क्लास चल रही है, 150। तो दोस्तों, ये इससे बड़ी सेल आपको कभी नहीं मिलेगी। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो उत्तराखंड अभी स्पेशल असेंबली सेशन जो है वो बुलाया गया है, ठीक है ना। स्पेशल असेंबली सेशन क्या होता है कि जब असेंबली नहीं रहती है,
ठीक है, असेंबली हर वक्त नहीं रखती, आपको पता ही है। तो इसीलिए उत्तराखंड की असेंबली ने सेशन बुलाया, इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली, इनकी जो विधानसभा है, और बोला कि भाई इसी वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास करो, चाहे जो भी हो जाए। अब इसमें एक तो जेंडर इक्वालिटी कि भैया मेल फीमेल हर कोई इक्वल है। भैया हिंदू कोड बिल में क्या था, आदमी और औरत को साथ में लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। और उसमें बी आर अम्बेडकर, फिर जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा हाथ था। उसके बाद डॉटर्स को इक्वल राइट देने पड़ेंगे। भाई देखो जो भी है आज है, अगर जो जैसे अब मैं नाम नहीं लूंगा बट होता है ये कि आपकी 4 हैं, 3 बच्चे 1 बेटी, 3 बेटा 1 बेटी, बेटी को कुछ नहीं मिलेगा, बेटी होगी उस दूसरे घर की। अगर बेटी कोर्ट में चली जाए ना उसको इक्वल हिस्सा मिलेगा, बट कोई नहीं जाता, परिवार कौन तोड़े। तो यहां पे इक्वल राइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैरिजेबल एज, देखिए कमेटी बनाई गई, ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता है। उत्तराखंड की सरकार ने भी कमेटी बनाई और बोला कि भैया रिकमेंडेशंस दो। तो कमेटी ने बोला कि सबसे जरूरी चीज 21 साल कर दो मैरिजेबल एज। ये नहीं होगा, ये हमसे ना हो पाएगा। अभी 18 साल है मैरिजेबल एज लड़कियों की, तो इसीलिए ये नहीं होगा। बाकी जो है वो ठीक है। और यहां पे जो 18 साल है वो, अब जो लेजिस्लेचर है, जो कानून आया है, वो कोई रिलीजियस कस्टम को नहीं छुएगा। जो भी मैरिज होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब शादी हो रही है, हिंदू की शादी हो रही है, मुस्लिम की शादी हो रही है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओके। फिर उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट, लिव इन रिलेशनशिप में शादी के बिना अगर 2 कपल रह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाओ बेटा, ये मैंडेटरी हो जाएगा। मुझे लगता है ये स्टेप डेंजरस होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप तो सिर्फ इसीलिए ही रहते हैं, मतलब थोड़ा सा देखिए क्या होता है ना कि जैसे लिव इन रिलेशनशिप में 2 लोग गए, एक तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है, बड़ा अजीब लगेगा कि यार, क्योंकि हमारा समाज अभी इतना एडवांस नहीं है कि इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर ले। तो अरे लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा, ये ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा है, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब ये इसलिए हुआ है ना क्योंकि अभी बहुत सारे मर्डर केस हुए लिव इन रिलेशनशिप में। तो बेटा कुछ भी हो तो तुमको धर पकड़ा जा सके, तुम बच के निकल ना जाओ, बट इसके रिपरकशंस हो सकता है कुछ और हो जाए, ठीक है, जैसा भी है। 5 मेंबर कमिटी जो कि सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, अब ये अपनी रिपोर्ट सरकार को बहुत जल्द सौंपेंगे और बताएंगे कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू करो। अब आपको बता दूं कि 27 मई 2022 को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी ने पूरी रिपोर्ट दी यूसीसी के कि सारे लॉ को चेक करो और एक एक चीज देखो, हमारे राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरीके का होगा। और बीजेपी ने सबसे बड़ा जो प्रॉमिस किया था वो यही था भाई, 2-3 सबसे बड़े प्रॉमिस थे। एक तो 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, 2 हो गए, और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तीसरा बचा है। तो अगर तीसरा पूरा कर दिया तो खेला खत्म। तो कमेटी ने यही बोला कि जब कैबिनेट मीटिंग हुई कि हां जरूरी है, जैसे उत्तराखंड की सरकार आई, इलेक्शन हुए उत्तराखंड में सरकार ने तुरंत एक कमेटी बना दी कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड पे विचार करो। अब हम सबको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिंगल लॉ जो हर किसी के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब कुछ नहीं, आपके खुद के लॉ नहीं चलेंगे, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, तो आपके खुद के लॉ नहीं चलने वाले हैं। इसमें मैंने बहुत शानदार एक लेक्चर बनाया था, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आधे घंटे का लेक्चर था यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, वो जरूर देखिएगा। तो इसमें एक ही लॉ चलेगा, ठीक है, एक ही विधान चलेगा। ना मुस्लिम अपना लॉ चला पाएंगे, ना हिंदू अपना लॉ चला पाएंगे, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा, ना हिंदू पर्सनल लॉ होगा। आर्टिकल 44 में ये आता है। और बहुत सारे लॉज है, ढेरों पर्सनल लॉ हैं। देखिए इसमें दिक्कत किसको होती है, औरतों को होती है सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित है ना वो औरतें हैं। और जब तक औरत को आप ऊपर नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज है। तो आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। ओके, तो ये चीज है। देखो मैं आपको बता देता हूं क्विक रिकैप, देखिए 1 से 4 इंडिया, ठीक है, इंडिया के बारे में। उसके बाद सिटीजनशिप के बारे में आता है, ठीक है, 5 से 12 तक। फिर 12 से 36 आपका आता है फंडामेंटल राइट्स, और 37 से 51 आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। जब इंदिरा गांधी आई थी तो बड़ा, मतलब 1974 के बाद से कि डीपीएसपी बड़ा है कि फंडामेंटल राइट्स बड़ा है, बट कोर्ट ने साफ कर दिया कि बेटा फंडामेंटल राइट तो हमेशा सही बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। ओके, तो ये चीज है। तो अब क्यों है, सबसे पहले वही बात है कि भाई एक तो कॉमन लॉ हो जाएगा, और भारत एक सेक्युलर कंट्री है, हालांकि भारत में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है ना,
भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अब जैसे फ्रांस में नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, वहां अगर आप हिजाब में दिख गए, पगड़ी में दिख गए, तो हो सकता है आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए। वहां भाई इतना कट्टर सेक्युलर कंट्री, क्योंकि देखिए फ्रांस का अगर आप किसी भी देश का जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, वो उसके पास्ट से रिलेटेड है। गोवा में क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड है? वो हमेशा से ही ऐसा था, ठीक है। और अगर फ्रांस का इतिहास देखो तो फ्रांस एक कैथोलिक कंट्री रहा है, और धर्म के नाम पे मारकाट इतनी हुई है वहां पे कि उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई अब हम धर्म से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भैया सेक्युलर हम रहेंगे, बट काफी ज्यादा नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, भयानक फ्री स्पीच है। चार्ली हेब्डो कंट्रोवर्सी आपने देखा, वहां पे किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। ओके, और एक और चीज, पेरिस बहुत ही ओवररेटेड है, बहुत ज्यादा पेरिस मत करो, ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है ना, ये चीज है। इससे शिमला घुमाओ, पेरिस का फील आ जाए। तो सेक्युलर जो है, हाँ, तो एक तो सेक्युलर है, ठीक है, हम एक सेक्युलर कंट्री है, बट हम धर्मों का भी मान सम्मान करते हैं, क्योंकि भारत वैसे ही है, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। भारत में बहुत सारे रिलीजन, लोकल रिलीजन्स, बहुत कुछ चलता है। फिर उसके बाद जेंडर जस्टिस यहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित है वो औरतें हैं। औरतों को ही यहां पे दिक्कत उनके लिए पैदा की जाती है। तो रिलीजियस ट्रेडिशंस को खत्म करके औरतों को उनके फाइनल राइट्स दिए जाएंगे। और उसके बाद कोर्ट ने कई बार बोला है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ। शाह बानो केस आपको पता ही है कि अपने पति से मेहनताना मांगने आई, उन्होंने बोला तलाक तलाक तलाक, वो हट गई। और उसके बाद फिर कोर्ट ने बोला कि भैया पैसा दो इनको, क्या किधर? उन्होंने बोला अरे हमारा पर्सनल लॉ है, राजीव गांधी है, पूरा फैसला ही, एक बिल ला दिया, पूरा का पूरा फैसला ही पलटवा दिया कोर्ट का। तो बहुत बवाल हुआ। तो तब यहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड में काफी जोर पकड़ा था कि भाई ऐसे नहीं होने वाला। ये एक आप देख सकते हैं टाइमलाइन है किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले तो 1954 में जो स्पेशल मैरिज एक्ट आया, बी.आर. अम्बेडकर ने पुरजोर कोशिश की और इसी वजह से इस्तीफा दिया था 8 साल बाद उन्होंने, लॉ मिनिस्टर थे वो। फिर हिंदू कोड बिल जो है वो पास होता है। फिर ये 1986 में जो शाह बानो केस हुआ, इसने बहुत ही ज्यादा बवाल मचाया था पूरे देश में। 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको सपोर्ट किया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। क्या यार तुम अब इतनी देर से कर रहे हो, ठीक है, अब कहां लोग कहां पहुंच गए हैं, देश कहां पहुंच गया और हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। बाकी भी स्टेट है जैसे बीजेपी, एमपी, गुजरात, इन्होंने भी कमिटीज अपॉइंट की है यूसीसी को लाने की, ठीक है। और नेशनल कमीशन पे, मतलब नेशनल लेवल पे लॉ कमीशन ने ऑलरेडी इसको जो है वो कर दिया है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ अस। दिवाली तो जल्दी जल्दी लेक्चर करूंगा भाई, मुझे भी दिवाली मनानी है, बट अगर काम नहीं करूं तो मजा नहीं आता है। 50% ऑफ है। थैंक यू सो मच।